पहले बार हम लोग अब न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं और ये पार्ट खत्म हो गया एक तरह से। तो थोड़ा हम सोचे कि जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछते हैं, नेवी में भी पूछते हैं, कुछ एयरफोर्स में भी इस पार्ट से कुछ सवाल डिस्कशन टाइप के पूछते हैं। कभी कभी लगता है कि आपको याद से काम चलाना पड़ेगा, कभी उल्टा सीधा दे देता है तो लड़के उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट का तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो भी पढ़ाया चीज रहता है आप लोग तन्मयता से होकर किताब को पढ़ें और साथ साथ हम लोग जो थ्योरी देते हैं उसको भी पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होगा बहुत बढ़िया से। तो जो पहला सवाल आता है ये आपको बोर्ड में भी सवाल आता है। ये सिर्फ बोर्ड में भी आता है। तो ये सवाल थोड़ा देखिए, सवाल बड़ा मजेदार है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य ए में दिया है घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो पहले नंबर ये जान लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गमन करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये प्रकाश जो है अपवर्तन से संबंधित है। पहला तुम खोजिए कि प्रकाश अपवर्तन से संबंधित है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसमें इस रिलेशन से तीन चीजें होती है। v बराबर एन लैम्डा। v क्या होता है? वेग होता है। n क्या होता है? आवृत्ति होता है। लैम्डा और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लैम्डा तरंगदैर्घ्य होता है, v वेग होता है और n क्या होता है? आवृत्ति होती है। तब वेग में और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का मतलब वेग बढ़ भी सकता है, वेग घट भी सकता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ भी जाता है, तरंगदैर्घ्य घट भी जाता है। लेकिन किसमें वेग घटेगा और किस वेग बढ़ेगा? जब प्रकाश क्या होती है, जब विरल से सघन में जाएगी तो वेग घट जाएगी, और वही प्रकाश जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस तरह आपको अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वेग तथा तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। तो अब देखिए, इसमें तो नहीं दिया है, ये सवाल में नहीं दिया है कि प्रकाश में जब कांच में प्रकाश प्रवेश करती है तो माध्यम सघन माध्यम से कांच में जाती है कि विरल माध्यम से। यह बात आपको इस प्रश्न में नहीं दिया है कि प्रकाश आखिर किस माध्यम से कांच में प्रवेश करती है। तो जब ये नहीं दिया रहता है तो यह समझना चाहिए कि प्रकाश हवा से चलकर कांच में प्रवेश करती है। अब फिर तुम डिस्कस का सवाल बनता है, सर आप कैसे कह देते हैं कि प्रकाश हवा से ही कांच में जा रहे हैं, कहीं का अन्य माध्यम से भी तो जा रहे हैं। जब नहीं दिया है तो एक बात जान लीजिए, जब कभी भी एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से की जाती है और कोई माध्यम नहीं दिया रहता है तो वह माध्यम हवा में लिया जाता है। इसमें तर्क है कि संसार की कोई वस्तु कहाँ रहती है? हवा में रहती है। चाहे कांच का अपवर्तन, चाहे हीरा का अपवर्तन, चाहे पानी का अपवर्तन, चाहे ग्लिसरीन का अपवर्तन, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का अपवर्तन जो तुम्हारे सारणी में दिया गया है वह किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में बनाया जाता है?
हवा के सापेक्ष में बनाया जाता है। ये क्यों होता है कि संसार की सभी वस्तुएं हवा में रहती है, पारदर्शी माध्यम, इसलिए सबकी तुलना हवा से। तब यहाँ पर डिस्कशन में सवाल बनता है कि जब प्रकाश हवा से कांच में जाती है तो हवा क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। इसलिए ये बात सामने आ गई कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो वेग उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे आप हवा में दौड़िए, एक बार थोड़ा पानी में दौड़िए, तब आपको पता चलेगा कि आपका वेग क्या है। उसी तरह प्रकाश जब सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा सघन माध्यम सोख लेता है, इसलिए प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। देखो ये बात हम लिखी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वेग तथा तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। इस प्रश्न में नहीं दिया है कि प्रकाश किस माध्यम से कांच में प्रवेश करती है, लेकिन सभी पारदर्शी माध्यमों की तुलना हवा से करके अपवर्तनांक निकाला गया। अतः जब प्रकाश विरल माध्यम हवा से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो कांच का वेग घट जाएगी, अतः कांच माध्यम में प्रकाश का वेग घट जाएगी। इसलिए ए ऑप्शन सही है। आपको क्या जानकारी हुई, ए ऑप्शन सही है। ये इस तरह से याद कर लेंगे, याद कर लेना, मान लीजिए कि कहीं कहीं बहादुरी करता है, लेकिन जहां तक संभव हो कंसेप्ट पर पकड़ जब रहता है तो एक सवाल के बदले दूसरे सवाल और तीसरे सवाल में हल किया जा सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन अहम बात किसकी होती है, कंसेप्ट की। अब अगला सवाल देखिए, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच की सापेक्ष, जल की किसका निकलना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है कांच की अपेक्षा। कहने का मतलब कि कांच की अपेक्षा का मतलब हो गया प्रकाश कहां से जा रही है, जल में, जल का कांच की अपेक्षा। इसमें प्रकाश देखो सवाल कैसा है, तो जल का कांच की अपेक्षा, तो कहने का मतलब हमको किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है, लेकिन किसके सापेक्ष में, कांच में। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश कहां से जा रही है, कांच से जल में जा रही है। ये आपको किस टॉपिक में पड़ेगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक क्या होगा, टॉपिक विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब यहां देखिए, अब यहां पर तो नहीं दिया है जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिया है, तो वो क्या उसमें दिया है कि हवा से जल में जा रही है चाहे हवा से कांच में, नहीं दिया है। तब जल का अपवर्तनांक का मतलब हुआ कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वो कैसे डिनोट करते हैं, ए म्यू जी। जाके जहां जहां अपवर्तन पढ़ाए हैं उसमें कभी पीछे से पढ़ाई करना, ये तुमको मालूम है। 4/3 है, ए म्यू जी बराबर कितना है, 3/2 है। इसलिए जी म्यू डब्ल्यू निकालना है, जी म्यू डब्ल्यू ये तुम लोग को बार बार बताया गया है। इस तरह का अगर प्रश्न आए तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो जाता है, और ऊपर वाला क्या हो जाता है, नीचे होता है। नीचे डब्ल्यू है और जी ऊपर है, तो ऊपर कितना होगा, ए म्यू डब्ल्यू। मतलब हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटा में हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, ये कितना होगा, 4/3 मान रख देंगे, 3/2 उसको हल करेंगे तो कितना होगा, 8/9। तो क्या उत्तर सही है, 8/9। ये बहुत बार परीक्षा में आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछता है, तो कभी कभी ये सवाल
कितने नंबर में पूछता है? 2 नंबर में भी सवाल को पूछ लेता है। ठीक, अब तीसरे सवाल पर आइए। तो पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांति कोण क्या होगा? सवाल नंबर 3 देखो, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांति कोण का मान ज्ञात है। तुम लोग को जो टॉपिक पढ़ाए हैं क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दोनों का थ्योरी क्या होता है? प्रकाश को कहाँ से चलना चाहिए? इसलिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब चलेगी तब क्रांति कोण की घटना होगा, यानी क्रांति कोण परिभाषित होगा और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का भी लागू होगा। तो यहाँ देखो, पानी तथा कांच से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है और कांच कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और पानी क्या है? विरल माध्यम। क्योंकि 4/3 का मतलब हो गया 1.33, 5/3 को हल करने पर 1.67। अक्सर कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया जाता है जब नहीं दिया रहता है तब, लेकिन जो हेवी ग्लास होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि कांच के भिन्न भिन्न वैरायटीज होते हैं। जैसे ही भिन्न भिन्न वैरायटी तुम नहीं देखते हो, कभी सामान खरीदने जाते हो तो कहते हैं तो कांच बड़ा सुंदर है, चमकदार है, मजबूत है। जो जितना ही मजबूत होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही क्या होता है? हाई लेवल का होता है। अब देखो, इसमें ऑप्शन दिया है कि साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/4, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 2/1 दिया है। अब का आंसर इससे कितना होगा? 4/5। इसको हल कैसे करेंगे? ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना है? 4/3। ए म्यू जी बराबर कितना है? 5/3। और जी म्यू डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चलेगा? ए म्यू डब्ल्यू बराबर ए म्यू जी बराबर कितना होगा? 4/3 और बटा में 5/3, 12/15। इसको जो हल करेंगे तो कितना होगा? 4/5। यह कर देना कि तुम्हारा, तो जब ये निकालेंगे, अब डब्ल्यू म्यू जी निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे। डब्ल्यू म्यू जी बराबर कितना होगा? 1/जी म्यू डब्ल्यू बराबर 1/4/5। 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 5/6। ये सूत्र लिख दें। सूत्र में तुम लोग कहाँ सूत्र देखोगे? अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण के बीच रिलेशन एक पढ़ाए हैं, छोटा टॉपिक। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध, और जाकर वहां पर क्या थ्योरी में दिए हैं? जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तब यहाँ पर सूत्र निकला हुआ है ए म्यू जी बराबर म्यू बराबर 1/साइन आईसी। आईसी बराबर कितना है? क्योंकि आईसी बराबर क्या होता है? आईसी बराबर क्रांति कोण होता है। क्या होता है? क्रांति कोण होता है। आईसी बराबर क्रांति कोण। तो यहां पर ए म्यू जी, तब पानी और कांच में, पानी क्या है? विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। सूत्र में ए विरल माध्यम है और जी क्या है? सघन माध्यम। उसी सूत्र पर बैठा हो तो सूत्र में क्या दिया है? पानी तथा कांच। तो कितना? पानी विरल माध्यम है और तथा कांच क्या है? सघन माध्यम है। डब्ल्यू म्यू जी बराबर म्यू बराबर कितना होगा? साइन आईसी होगा। इसका मान कितना होता है? 5/4 बराबर 1/साइन आईसी। उसको उल्टा कर दो तो 4/5 बराबर साइन आईसी। आईसी बराबर कितना होगा? साइन इनवर्स 5/में साइन इनवर्स 4/5। ये पढ़े हो ना? यदि साइन थीटा बराबर x
तो थीटा बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। और इसी पर जब हम लेकर चलेंगे तो आईसी क्रांति कोण बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स 4/5। इसलिए क्रांति कोण कितना हो जाएगा, आईसी बराबर 4/5 होगा। तब हम इसके बाद अगले सवाल पूछेंगे। अब आप लोग चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। इसमें पहले हम जो पढ़ाए कौन सा थ्योरी के नाम से जाना जाता है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन का जो टॉपिक होता है, बार बार देखो प्रयोग कर रहा है। देखिए कह रहा है कि ये ए म्यू जी बराबर ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी। अगर इसको हल करने पर इतना अगर आ जाएगा तो एक कथन सही होगा। ए म्यू जी बराबर ए म्यू डब्ल्यू गुणे जी म्यू डब्ल्यू, अगर इसको हल करने पर इतना आ जाता है तो पर भी सही होगा। और इतना को हल करने पर इतना आ जाता है तो पर भी सही होगा। और इसको हल करने पर 1 आ जाता है तो पर भी सही होगा। तो हम एक ऑप्शन को हल करके देख लेंगे कि कौन इस चीज होता है। इस टाइप का सवाल देखना है, कभी एयरफोर्स नेवी में भी सवाल को पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, कभी कहीं किताब उपलब्ध होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हल किए हैं, इसे घेर दिए हैं, थोड़ा जगह ज्यादा लेगा। देखिए इसको उठाते हैं, कहने का मतलब इसको उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो ए म्यू जी है, ए म्यू डब्ल्यू तो जब कहते हैं सिंगल है, ये क्या है डब्ल्यू म्यू। बार बार कहते हैं कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या कर दिया जाता है, नीचे कर दिया जाता है। तो कितना हो गया, ये नीचे जी है तो ए म्यू जी हो जाएगा, और डब्ल्यू ऊपर है तो ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू और ए म्यू डब्ल्यू का क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा ए म्यू जी। ये एकदम आपको सही है, सोचना वोचना नहीं है। ए म्यू जी बराबर ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू जी बराबर ए म्यू डब्ल्यू गुणे जी म्यू डब्ल्यू दिया है। तो जी म्यू डब्ल्यू में डब्ल्यू नीचे है और जी ऊपर है, तो क्या होगा ए म्यू डब्ल्यू बटा में कितना ए म्यू जी हो जाएगा। तो इसमें तो कोई संबंध नहीं बन रहा है। इसको हल करने पर इधर का कोई फंक्शन आ नहीं रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑप्शन क्या है, गलत है। अब सी में देखो ए म्यू डब्ल्यू, सी में कितना है ए म्यू डब्ल्यू बराबर जी म्यू डब्ल्यू गुणे ए म्यू जी है। अब देखिए तो यहाँ पर ए म्यू जी म्यू डब्ल्यू में डब्ल्यू नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू बटा में ए म्यू जी गुणे कितना होगा ए म्यू जी, और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा ए म्यू डब्ल्यू। कहने का मतलब है ये जो है ये आपस में ये बराबर है, कथन सत्य है। और इसमें हमने सी में देखा तो ये भी और ये भी कितना है, आपको बराबर नजर आ रहा है। ये कर गया है तो ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए कथन क्या है, सही है। और डी पर थोड़ा है ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू जी गुणे ए म्यू जी इक्वल टू कितना करना है 1, कितना है 1। अब देखिए तो ए म्यू डब्ल्यू तो सिंगल है, हवा के रिस्पेक्ट में है, इसको फिर इन दोनों इस पार्ट्स को हवा के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे, ए म्यू जी गुणे कितना होगा ए म्यू डब्ल्यू गुणे ए म्यू जी, ये कट जाएगा। तो इसको हल करने पर 1 तो आ नहीं रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है, तो ए म्यू जी गुणे ए म्यू जी नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है,
इसलिए गलत है। इसलिए आपका क्या है, ए तथा सी दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। उसमें कोई सोचना वोचना नहीं। इस तरह के सवाल आपको परीक्षा में दे सकता है। मान लीजिए कि ये 2 को दिया है, कहीं चेंज करके ऐसा कर सकता है कि ये कहीं बीच में सुधार करके अगर ये कहीं से, तो अगर इस तरह के जांचना होगा तो यही चीज का हम उपयोग करके उसको हम जांचेंगे। अगला सवाल 5वां देखिए, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो पहला नंबर क्रांति कोण का परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण की संगत जो आपतन कोण बनता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। देखिए, तो इसलिए क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक बार और सुन लो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर अर्थात एक समकोण को के बराबर हो जाता है, वह विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। इसलिए आता है। ये भी कभी देखिएगा, ये भी BSCB बोर्ड का है परीक्षा। ये कभी कभी यूपी बोर्ड में भी दिया गया है, झारखंड में भी दिया गया है और राजस्थान बोर्ड में भी ये प्रश्न क्या किए हैं, दिए गए। और छठा सवाल देखो, यदि कांच और वायु की है, कांच और वायु में जब तुलना किया जाता है तो कांच सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम है। खुद कह रहा है यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा, क्रांति कोण को IC से मानते हैं लेकिन यहाँ क्या मानिए थीटा है, हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। इस 4 ऑप्शन आपको दिया है। आपका सही आंसर क्या होगा, कॉसेक थीटा। अब देखिए, जाकर देखिए तो जो हम क्रांति कोण तथा अपवर्तनांग में संबंध निकाले हैं वह किससे तुलना किया गया है, कांच और वायु से तुलना किया गया है। और ये जानकर लिखते हैं म्यू बराबर ए म्यू जी। म्यू बराबर, तुम लोग अक्सर सूत्र पढ़ता होगा, म्यू बराबर 1 में साइन सी चाहे साइन सी। तो म्यू क्या है, म्यू वहाँ रखा जाता है विरल माध्यम के सापेक्ष हवा, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है। इसलिए म्यू बराबर ए म्यू जी बराबर कितना होगा, 1 में साइन IC। चूंकि IC बराबर कितना है, थीटा है, इसलिए म्यू बराबर कितना है, 1 में साइन थीटा। और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये भी BSCB के सवाल है, BSCB का क्वेश्चन है। देखिए, अब हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे।